Hello students, I am Sanna Chavria. Today we will continue the lesson number 8, which is natural resources from your SS book. In the last video, already I have explained you uses of resources, types of resources, and today we will start from planning and conservation of resources. Human needs are unlimited while the resources are limited. During last 100 years, usage of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to the population explosion. Severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. So it is the duty of all of us to conserve the resources for the future generation. Resources should be conserved and should be used rationally. Rationally means judiciously. और यू कैन से सोच समझ के हमें यूज़ करना चाहिए। अब जो है हमें बताया गया है प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि ह्यूमन नीड्स हमने देखा है अनलिमिटेड होती हैं, पर सामने जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी लिमिटेड फॉर्मेशन में है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में से जो ये अनलिमिटेड ह्यूमन वंस है उसको सेटिस्फाई करना कई बार डिफ़िकल्ट हो रहा है। और लास्ट 100 ईयर्स में इन रिसोर्सेज का यूज इतना बढ़ चुका है, और ये बढ़ने का रीज़न क्या है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना फास्ट डेवलपमेंट कर रही है, तो ऑब्वियसली इन रिसोर्सेज का यूज़ बढ़ रहा है। दूसरा, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन हो रहा है, और लोग बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी उनका यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो यानी रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, पर इनका यूज़ इतनी हद तक इंक्रीज हो गया है कि वो ऐसा यानी सर्च किया गया है कि मे बी ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर ये सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है फ्यूचर में उसके काफ़ी सारे सीरियस इम्प्लिकेशंस एंड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हमें इस मैटर को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम इन रिसोर्सेज के को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें, और रिसोर्सेज को क्या करें, कंजर्व करें और उनको यूज़ करें, बट रैशनली बहुत ही सोच समझ के हम उनको यूज़ करें। जहाँ पे लग रहा है कि वेस्ट हो रहे हैं तो उसको वेस्ट ना होने दें, उनको प्रॉपरली यूज़ किया जाए। यानी इन शॉर्ट इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, सामने रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स से लगभग 100 ईयर्स से इसका यूसेज बिकॉज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड साइंस में डेवलपमेंट होने की वजह से, प्लस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होने की वजह से हद से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर जो इश्यूज़ हैं उसको भी हम ध्यान में रखें, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व करें और उनको बहुत ही रैशनल तरीके से यूज़ करें। The word conservation is directly related to the scarcity of resources. If the resources are exploited at the current rate, where they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and current lifestyle. It includes things like its rational usage, its conservation, and its reuse. When there is a danger of existence on the life of a tree or a human life, the arrangement made for it is called the conservation. जनरली क्या है कि जो तो वर्ड है कंजर्वेशन, वो डायरेक्टली स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से रिलेट करता है। यानी हम कंजर्वेशन कोई भी चीज़ों को क्यों करते हैं, क्योंकि उन रिसोर्सेज की हमारे पास कमी होती है, तो वो कमी होने की वजह से, वो लिमिटेड फॉर्म में होने की वजह से हम उनको बचाते हैं। तो डायरेक्टली ये वर्ड किससे रिलेट करता है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से रिलेट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली कम होगी चीज़ तो ही हम उसको जुडिशियसली यूज़ करेंगे, तो ही हम उसको बहुत ही सोच समझ के रैशनल बिहेवियर के साथ यूज़ करेंगे। अगर ये जो रिसोर्सेज हैं जो अभी करंट रेट पे यूज़ हो रहे हैं और बहुत ही इरेशनली इसको यूज़ किया जा रहा है, तो हो सकता है कि हमारा जो डेवलपमेंट का जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रहे। जैसे कि
अगर हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें उनको रैशनली यूज़ करना है, सोच समझ के यूज़ करना है, इनको कंजर्व करके रखना है, उनका रीयूज़ रखना है। जब है ना, जैसे कि अगर हम बात करें पर्टिकुलर एक लाइफ की या एक ट्री की या ह्यूमन लाइफ की, तो अगर उनके एग्जिस्टेंस को डेंजर होता है तो हम अरेंजमेंट क्या करते हैं, कंजर्वेशन की अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि आपने वाइल्ड लाइफ में भी ऐसे पढ़ा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ जब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन होती है तो उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे वही बताया हुआ है कि हमें वर्ड कंजर्वेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब उन रिसोर्सेज की कमी होती है और जैसे ये इरेशनल तरीके से यूज़ हो रहे हैं, या हम अपनी करंट लाइफ को इतना डेवलप करने के लिए इतने हद से ज़्यादा इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है नियर फ्यूचर में बिल्कुल भी ना रहे। इसके लिए हमें उनको क्या करना चाहिए, कंज़र्व करना चाहिए। और उन कंज़र्व करने में हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना चाहिए कि उसका रैशनल यूज़ होना चाहिए, उसका रीयूज़ हो सके तो होना चाहिए। तो एक्चुअली कंज़र्वेशन क्या है, जब किसी की लाइफ ट्री या ह्यूमन लाइफ को की एग्जिस्टेंस को डेंजर हो तो उसके लिए हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल। अभी यहाँ पे हमें डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से इन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज, अनयूटिलाइज एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और ए कंट्री एज ए यूनिट। यानी पहले पहले तो हमें ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनकी यूटिलिटी, अवेलेबिलिटी कितनी है, अनयूटिलाइज या प्रोबेबल रिसोर्सेज पर्टिकुलर एक रीजन या कंट्री में कितने। अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है तो ही हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सपर्टेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देम। ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही लिमिटेड फॉर्मेशन में हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी जो हमें दोबारा एक बार यूज़ करने के बाद नहीं मिल सकते, उन रिसोर्सेज को हमें एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। उनका जो यूज़ है हमें साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए और जितना हो सके हम उनकी हमारे हमको उनके लिए जब भी यूज़ हो, जब भी यानी बहुत एक्सट्रीम नीड हो तभी हम उनको यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। Attempt should be made to develop those resources the quantity of which can be increased। और हमें यहाँ पे ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अटैम्प्ट करने चाहिए कि जो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं वो हम इंक्रीज़ करें, उनके रिसोर्सेज को हम ज़्यादा यूज़ करें, बल्कि जो रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है, लिमिटेड फॉर्मेशन में है, नॉन रिन्यूएबल है, तो उनको हम यूज़ ना ही करें। The resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for the future use। पर ऐसा भी है कि जो रिसोर्सेज हमें ऐसा नहीं कि जो चीपली मिल रहे हैं, इजीली मिल जा रहे हैं तो उनको हम वेस्ट ही कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उल्टा जो है उनको फ्यूचर यूज़ के लिए हमें बहुत ही स्पेरिंगली यानी बहुत ही जुडिशियसली, इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए। Next point is those resources which are in limited quantity should be conserved. Finding its alternative option through technical development is favorable in long run। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, तो उनको तो पहले पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए फ्यूचर यूज़ के लिए, और हो सके तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कि नाउअडेज सोलर एनर्जी पे चलने वाले बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके उन एनर्जीज़ को सेव कर सकते हैं, यानी उनका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो हमारे लिए फेवरेबल रहेगा लॉन्ग टर्म में। Necessary laws should be formed for the conservation of resources and should be enforced strictly। यानी हमें जो लॉज हैं वो नेसेसरी लॉज यानी जो ज़रूरी हैं वो उन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए फॉर्म कर देनी चाहिए कि अगर कोई वेस्टेज करता है तो उसके लिए फ़ाइन होगा या पनिशमेंट होगा, इस टाइप के कुछ लॉज हमें फ्रेम करने चाहिए।
और वो लॉ जो है फोर्सफुली या स्ट्रिक्टली वे में एनफोर्स भी करनी चाहिए. Citizens should be well acquainted with all the facts associated with the rational usage of resources, and a public awareness should be cultivated. अब जैसे कि जो ऑल सिटीजन्स हैं पूरे देश के यानी पूरी कंट्री के, ऑल ओवर इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, इन रिसोर्सेज के यूज़ के रैशनल बिहेवियर को समझाना चाहिए कि किस तरीके से हम उनको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, और एक टाइप की पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि हम किस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उनको हम कंजर्व कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें हाउ टू कंजर्व द रिसोर्सेज वो डिटेल में दिए गए थे. जितना हो सके हमें जो रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है उनको हमें बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए. हो सके तो उसके अल्टरनेटिव फाइंड करो और नेसेसरी लॉस फ्रेम आउट कर दो कि कोई भी उसको वेस्टेज ना करे, और पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर दो, लोगों को उनके साथ फेमिलियर बना दो कि हाउ टू यूज़ दीज रिसोर्सेज विद द रैशनल बिहेवियर. तो इस टाइप के हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके भी इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. Next one topic is soil formation. Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as soil. The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth. Minerals, humidity, humus, and air are mixed up in it. The parental rocks lie below the soil. Soil is formed due to the material available through the denudation. Biotic remnants, humidity, and air get mixed up with it. In other words, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. Actually, जो अर्थ का जो पार्ट है, जो सरफेस ऑफ द अर्थ है जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होता है, जनरली हम उसको सॉइल बोलते हैं. यानी सॉइल एक थिन लेयर है जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट से बना हुआ है. यानी अर्थ की सरफेस जो है वो एकदम थिन पतला सा लेयर है जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट से भरा हुआ है, जिसमें मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस और एयर ये मिक्सअप है. एक्चुअली अर्थ यानी सॉइल के जो नीचे पैरेंटल रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं. सॉइल जो है ये कैसे फॉर्म हुआ है, जैसे कि ये जो पैरेंटल रॉक्स थे, जो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स थे, वो डेन्यूडेशन यानी डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से, यानी वो धीरे धीरे ब्रेकअप होने लगे एंड सॉइल का फॉर्मेशन होने लगा, जिसमें बायोटिक रिमेनेंस, ह्यूमिडिटी और एयर जो है मिक्स होने लगी. यानी हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि सॉइल क्या है. सॉइल एक मिक्सचर है मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स का, जिसमें एक ऐसी कैपेसिटी है कि हम वेजिटेशन को ग्रो एंड डेवलप कर सकते हैं. एक्चुअली सॉइल फॉर्मेशन हमने पहले भी सीखा हुआ है. एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि जो ये अर्थ बना है हमारा, पहले एक फायर बॉल के जैसा था, एकदम आग का गोला था, और धीरे धीरे वो ठंडा पड़ने लगा और बड़े बहुत सारे पत्थर के फॉर्मेशन में था. फिर जैसे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है बहुत सारे टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए हैं, और जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो धीरे धीरे ब्रेकअप होके जो है एक लेयर्स में बनने लगे, और वो जो अपर लेयर है उसे हम सॉइल कहते हैं. तो यानी जनरली अगर हम बात करें तो जो अर्थ का सरफेस है उसे हम सॉइल बोलते हैं. और जैसे कि ये सॉइल में अलग अलग एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, एयर, ये सारे मिक्स होते हैं. तो ऑब्वियसली हम ऐसा बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में, सॉइल एक मिक्सचर है मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स का जो वेजिटेशन को ग्रो करने में मदद करता है. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉइल. Soil, the uppermost layer of the crust of the earth is called the soil, which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation.
Although their proportion is not seen everywhere, the soil is the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. Factors of denudation prepare very thin layer through the denudation of rocks. The humus formed due to the disintegration or decay of vegetation or insects is added to this. These biotic elements play an important role in the development of vegetation. तो यहाँ पे कैसे बताया हुआ है, जैसे कि जो अर्थ क्रस्ट है उसका जो अपर लेयर है उसे हम सॉइल कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टाइप के मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स मिक्स होते हैं जो एक वेजिटेशन को ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। हालांकि ये जो मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं वो हर सॉइल के हर एक लेयर में सिमिलर नहीं होते, क्योंकि अलग अलग अपनी जगह पे देखा होगा अलग अलग टाइप की सॉइल होती है, तो ये सिमिलर नहीं होते हैं। एक्चुअली जो ये सॉइल है, सॉइल का जो लेयर है या सरफेस ऑफ द सॉइल है वो अलग अलग मटेरियल के एक मिक्सचर से बना है। जैसे कि बड़े बड़े रॉक्स थे एंड वेजिटेशन थे, वो जब एक साथ मिल गए उसमें से ये हमारा सॉइल बना है। तो सॉइल जो है यानी हम बोल सकते हैं ये जो पत्थर हैं, ये जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, इनका डेनुडेशन यानी जो उनका जो अपर लेयर है वो धीरे धीरे वॉश होने लगा बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो ये डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से उसमें जो वेजिटेशन एंड इंसेक्ट्स ऐड हो गए थे, जिसकी वजह से ह्यूमस क्रिएट हुआ और इस तरीके से बायोटिक एलिमेंट जो है इस वेजिटेशन के ग्रो होने में, डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे हमें सॉइल के बारे में बताया, सॉइल है क्या, अर्थ क्रस्ट का सबसे अपर मोस्ट लेयर को हम सॉइल बोलते हैं और हर एक वेजिटेशन के ग्रो करने के लिए सॉइल का अपर मोस्ट लेयर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि ये प्रोपोर्शन हर जगह मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स का सेम नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें ये बना कैसे है, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जैसे कि रॉक्स हैं, वेजिटेशन है, वो प्लांट्स हैं, नंबर ऑफ टाइप के इंसेक्ट्स हैं, वो ज़मीन के अंदर जो है वो मिक्स हो गए थे एंड जिनकी वजह से ह्यूमस क्रिएट हुआ था अंदर। ये सारे एलिमेंट्स मिक्स होके एक सॉइल की क्रस्ट को बनाया, अपर क्रस्ट को बनाया। दैट्स वाई वो अर्थ क्रस्ट का जो अपर लेवल है वो वेजिटेशन को डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल करता है। The climate impact in the duration of soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rocks in that regions over a long time is the same. So the soil formed out of the same parental rocks under different climate influences different. Soils are classified on the basis of their color, climate, parental rock structure and humus etc. एक्चुअली जो है ना सॉइल जब भी फॉर्मेशन हुआ उसका जो ड्यूरेशन है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है इन सॉइल फॉर्मेशन में। क्योंकि जब भी ये सॉइल फॉर्मेशन हुआ उसमें नंबर ऑफ़ टाइप के रॉक्स थे, कुछ ऐसे रॉक्स थे जिनको डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लगा और कुछ जल्दी ही ब्रेकअप हो गए। तो उस पर्टिकुलर रीजन में वो भले ही सेम थे पर उनके क्लाइमेटिक जो इफ़ेक्ट्स थे वो अलग अलग आए, जिसकी वजह से पेरेंटल रॉक्स का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ अलग अलग जगहों पे अलग अलग हुआ, जिसकी वजह से जो सॉइल बना है वो भी अलग अलग है। यानी कई बार जो सॉइल को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्लाइमेट, पेरेंटल रॉक्स, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस एक्सेट्रा। तो ये सॉइल अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि उन पे जो इम्पैक्ट आए वो अलग अलग थे। दैट्स वाई जो है सॉइल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। Next topic is types of the soil. Recently, Indian Council of Agriculture Research has divided the soil of India into 8 types. Of these, the mountain soil, the forest soil are found at different altitudes in the mountain regions. एक्चुअली रिसेंटली जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने सॉइल को 8 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है और जिसमें से माउंटेन सॉइल और जो फॉरेस्ट सॉइल है वो माउंटेन रीजन में अलग अलग अल्टीट्यूड पे पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें टोटल 8 टाइप ऑफ सॉइल्स दिए हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले नाम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एलुवियम सॉइल, सेकंड रेड सॉइल, थर्ड ब्लैक सॉइल, फोर्थ लैटराइट सॉइल,
फिफ्थ डेजर्ट सॉइल, सिक्स्थ माउंटेन सॉइल, सेवन है फॉरेस्ट सॉइल एंड एट्थ है मार्शी और पीटी सॉइल। ठीक है, अब पहले आते हैं एलुवियम सॉइल पे। एलुवियम सॉइल होता क्या है? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर about 43% of the total area of land. This soil is found in the northern plain from the Brahmaputra valley in the east up to Satluj in the west, and in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri rivers. The formation of alluvium soil is due to the alluvium deposition by the rivers. There is a more proportion of potash, phosphoric acid and limestone in this soil, and there is a less proportion of nitrogen and humus. If pulses are grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized. Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseed, etc. can be grown in this soil. तो सबसे पहले है एलुवियम सॉइल। एलुवियम सॉइल जो है होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सॉइल क्या होती है, उनका नाम जो है अलग अलग दिया हुआ है, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो है उनको अलग अलग नाम दिया हुआ है। अभी इसका नाम है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियम पहले क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि जो रिवर होती है, तो रिवर जो बहती है तो उसके साथ जो है अलग अलग उनके जो मिनरल्स जो पानी में होते हैं, या अलग अलग मिट्टी के कण होते हैं, या अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं जो पानी के बहाव के साथ बहती जाती हैं, तो वो एल्यूवियम्स होते हैं। और इस तरीके से जब बहती नदी हुई है, वो जब फ्लो होती है और जहाँ से फ्लो होती है, वो टाइप की सॉइल जो है एल्यूवियम सॉइल बोला जाता है। अब जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन कैसे दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ है कि इंडिया में टोटल 43% है। आपको ये परसेंटेज भी प्लीज़ ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इंडिया में ये टोटल एरिया के 43% है जिसमें एलुवियल फाइंड होता है। यानी इंडिया में जितनी भी ऑल टाइप ऑफ की सॉइल है, जिसमें से टोटल एरिया में से 43% कौन सी सॉइल आती है? एलुवियल सॉइल आती है। और ये कहाँ कहाँ पे है उसका लोकेशन भी हमें बताया गया है कि ये जो सॉइल है ब्रह्मपुत्रा वैली से लेके वेस्ट के सतलुज तक फैली हुई है। यानी ब्रह्मपुत्रा की जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ से लेके वेस्ट के सतलुज तक फैली हुई है। और इवन जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स के डेल्टा रीजन्स हैं, जो किनारे वाले रीजन्स हैं, वहाँ पे भी यही सॉइल देखने को मिलती है। तो हमें लोकेशन बताया गया है कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ है। आप ये चीज़ जो है ना, नीचे देखो आपको एक मैप दिया हुआ है, उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि क्या है ये चीज़। देखो यहाँ पे पहले एक बार हम उसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सा अच्छे से क्लियर होगा। देखो अभी देखो यहाँ पे एलुवियम सॉइल दिया हुआ है जिसमें मार्किंग किया हुआ है कि वो हमने जो येलो कलर है वो एलुवियम सॉइल है। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ और अब मैप पूरा आप मैप देख लो। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको येलो कलर दिख रहा है, ये पूरा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पूरा येलो जो भी कलर है यहाँ पे, ये सारा एरिया तो यहाँ पे कौन सी सॉइल है? वो वहाँ पे एलुवियम सॉइल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैप में भी दी हुई है, शोन की हुई है। ठीक है, जैसे कि हमने ये मैप में देख लिया कि कहाँ कहाँ रीजन है। आपने देखा फ्रॉम ब्रह्मपुत्र से वेस्ट के सतलुज तक, और इवन जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स के डेल्टा रीजन्स में भी ये एलुवियम सॉइल पाई जाती है। अभी ये एलुवियम सॉइल कैसे फॉर्म होता है ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो एलुवियल्स होते हैं रिवर्स के द्वारा वो डिपॉजिट होते हैं अलग अलग जगहों पे, और जिसकी वजह से एलुवियम सॉइल बनता है। और ये जहाँ जहाँ पे भी एलुवियम सॉइल होते हैं ना, वहाँ पे पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है, और उन रीजन्स में नाइट्रोजन, ह्यूमस लेस प्रोपोर्शन में होता है।
ये इसके फीचर हैं कि एलुवियल सॉइल जहाँ पे होती है वहाँ पे कौन से मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है। सपोज हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये अर्थ जो क्रस्ट है, अर्थ का जो टाइप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि उन टाइप के अकॉर्डिंग उनमें जो मिनरल्स होते हैं अंदर, वो मिनरल्स किस प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इसी तरीके से जो ये एल्युवियल सॉइल होती है ना, उसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन जो है वो ज़्यादा प्रमाण में होता है और नाइट्रोजन ह्यूमस बहुत ही कम होता है। अगर जो है ना, अगर इस सॉइल में अगर हम पल्सेस ग्रो करते हैं, यानी ऑल टाइप ऑफ दाल जो होती हैं, ग्राम होते हैं, तुवेर दाल होती है, ये सारे पल्सेस होते हैं, तो ये अगर हम ग्रो करते हैं तो नाइट्रोजन कंटेंट जो है स्टेबलाइज हो जाते हैं। और इस टाइप की एल्युवियल सॉइल में हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं? वीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल साइड, क्योंकि इनके लिए काफ़ी सूटेबल सॉइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलुवियल सॉइल ख़त्म हुआ हमारा, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि एक बार आपको रिपीट करके बता दूँ क्योंकि इजीली अंडरस्टैंड हो। ये एलुवियल सॉइल जो है पूरी इंडिया की टोटल एरिया का 43% है। फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली से लेके सतलुज वेस्ट तक जो है ये एलुवियल सॉइल है। इतना ही नहीं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स की डेल्टा रीजन्स में भी ये पाई जाती है। और जनरली इसका फॉर्मेशन जो रिवर्स के द्वारा एलुवियल डिपॉजिट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इस सॉइल में पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइमस्टोन ज़्यादा प्रमाण में होते हैं, बट नाइट्रोजन एंड ह्यूमस बहुत ही कम प्रमाण में होते हैं। और अगर यहाँ पे पल्सेस ग्रो किए जाएँ तो नाइट्रोजन कंटेंट स्टेबलाइज हो जाते हैं। और इसमें नंबर ऑफ जो क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, दैट इज़ वीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज एंड ऑयल सीड्स। अब जो है हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेड सॉइल पे। ठीक है, अभी नाम में ही है रेड सॉइल, यानी इसका कलर जो है वो रेड ही होता है। हम क्या करते हैं, पहले मैप में देख लेते हैं। देखो मैप में भी आपको मैं थोड़ा लार्ज करके आपको शो कर देती हूँ। ये देखो रेड सॉइल है, उसका कलर भी उन्होंने रेड ही दिया है, जैसे कि इजीली अंडरस्टैंड हम कर सकें। तो जहाँ जहाँ आप ये रेड देख रहे हो मार्किंग, मैं थोड़ा उसको छोटा कर देती हूँ जैसे कि ईजीली आपको समझ में आए। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे ये रेड मार्क आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इंडिया के इन इन जगहों पे क्या है, रेड सॉइल है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज कुछ लिमिटेशंस आ रही हैं, बट आप देख सकते हो जहाँ पे रेड कलर है वो कौन सी सॉइल है, रेड सॉइल है। ठीक है, तो रेड सॉइल पे पढ़ते हैं अभी हम लोग। It occupies about 19% of the total land of India. It is spread from Tamil Nadu in peninsular India up to Bundelkhand in the north, and from Rajmahal Hills in the east up to Kutch in the west. Such soil is found in some part of Rajasthan. This soil is red in color due to the presence of ferric oxide, and it becomes yellow as we go down. Lime, gravel, and carbonate are not found in this soil. There is a deficiency of lime, magnesium, phosphate, nitrogen, and potash in this soil. Crops like millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, potato, etc. grown in this soil. एक्चुअली रेड सॉइल नाम से ही पता चलता है कि ये रेड सॉइल कलर में रेड होती है। इंडिया की टोटल लैंड में से 90% ये ऑक्यूपाई करती है। ये तमिलनाडु से लेके अप टू नॉर्थ के बुंदेलखंड और ना ईस्ट के राजमहल हिल से लेके कच्छ के वेस्ट के कच्छ तक फैली हुई है। यानी एक टाइप की एरिया बताई हुई है कहाँ से कहाँ तक है, और ऑलरेडी आपने मैप में वो देख लिया। ठीक है, तो ये टाइप की सॉइल जो है राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी देखने को मिलती है। इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और जैसे ही हम उसको डीपली डिग आउट करेंगे तो वो धीरे धीरे वो येलो कलर की बनती जाती है। ये जो सॉइल है इसमें लाइम, ग्रेवल, कार्बोनेट जो है वो बिल्कुल फाइन नहीं होते हैं। इसमें लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है। ज़्यादातर यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो कर सकते हैं दैट इज़ माइलेट, कॉटन, वीट, जोवा, लिंसी, ग्राउंडनट, पोटैटो। ठीक है,
अगेन मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ। रेड सॉइल जो है टोटल लैंड एरिया का 19% होता है, वो तमिलनाडु से लेके नॉर्थ के बुंदेलखंड तक और ईस्ट के राजमहल हिल से लेके वेस्ट के कच्छ तक फैली हुई है। और राजस्थान की कुछ पार्ट्स में भी ये रेड सॉइल देखने को मिलती है। रेड सॉइल का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड कंटेंट होते हैं, और अगर हम वो नीचे की तरफ जाते हैं तो वो येलो बनती जाती है। और ज़्यादातर जो है इस सॉइल में लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट नहीं पाए जाते हैं, इनकी कमी होती है। और इस सॉइल में लाइम, मैग्नीशियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश जो है उसकी कमी देखने को मिलती है। और ज़्यादातर माइलेट, कॉटन, वीट, जोआ, लिंची, ग्राउंडनट, पोटैटो जैसे प्रोडक्शन यहाँ पे किए जाते हैं। तो बाकी के जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।